friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Slater's Rule. 1930 में जेसी स्लेटर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं और कितना करना चाहिए, उसमें जो डेफिशिएंसी या डिक्रीज आ जाता है उसके लिए उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, उसको हम स्लेटर्स रूल के नाम से जानते हैं और वो है जेड नेट मीन्स नेट इफेक्टिव चार्ज, या हम इसको जेड इफेक्टिव भी कहते हैं कि इफेक्टिव कितना है और इसको हम जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं। ये इक्वल टू होता है जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड क्या है यहाँ पे, जो एक्चुअल प्रेजेंट है, और जेड स्टार क्या है, जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, और शील्डिंग क्या है, जितना कम हो गया। सपोज आपने यहाँ से 10 के बराबर अट्रैक्शन छोड़ा और उस इलेक्ट्रॉन को मिला 2, तो इट मीन्स 8 क्या है जो कम हो गया रास्ते में, उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। द डिक्रीज यानी कि जो कमी आ रही है इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, यानी कि जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस ने एक्सर्ट किया है, बाहर की तरफ डाला है, उसमें जो कमी आ रही है ऑन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या एनी इलेक्ट्रॉन, हम बाहर वाले शेल के लिए भी काउंट कर सकते हैं इसको और हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी काउंट कर सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कमी आएगी किसके कारण, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को पूरा +1 के बराबर अट्रैक्शन मिल रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इस साइड होता है तो ये केवल इसी साइड का फोर्स फील करता है, और जब ये इधर आ जाता है तो केवल इधर का ही करता है। तो इट मीन्स रेस्ट ऑफ द फोर्स को ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, एक प्रोटॉन के बराबर अट्रैक्शन को फील नहीं करता। वो कितना करता है, 0.30 अगर वो फर्स्ट शेल में है। अगर मैं इसी में क्या करूं, 2 प्रोटॉन्स लेके आ जाऊं तो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। तो क्या ये दोनों 2 प्रोटॉन के बराबर अट्रैक्शन फील करेंगे? साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा? तो अल्टीमेट हमारी कैलकुलेशन इस तरह से पहुंचेगी कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल कितना फील हो रहा है, इफेक्टिव कितना है। एक्चुअल तो आपको पता है कि 2 प्रोटॉन है, लेकिन इफेक्टिव कितना है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस शेल के भी कौन से सब शेल में है, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो इनर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन खुद कौन से सब शेल में है, दोनों के ऊपर डिपेंड। साथ में जैसे अगर आप इस रेड कलर वाले शेल की बात कर रहे हो तो इसमें जो ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोई रोल प्ले नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं आ रहे, ये बाहर जा रहे हैं। तो से इलेक्ट्रॉन अफेक्ट करेंगे, एक तो जो सेम शेल में है, सेम सब शेल में है वो अफेक्ट करेंगे, दूसरा जो इनर शेल्स के हैं उनका नंबर ये इफेक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हम जिस प्रिंसिपल से लिखने के बाद आपने जो फिल्ड शेल्स सब शेल्स हैं उनको इस उसमें अरेंज करना है। जैसे 1s में 2 है तो आप लिख दोगे 1s2, 2s में जितने हैं, 2p में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 3s2, 3p6, 3d10 जितने जहां तक भी जा रहा है। क्योंकि जब आप आफ्बो के अकॉर्डिंग लिखते हो तो आप 3d10 को 4s के बाद लिखते हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, पहले n = 1 में जितने भी हैं k शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखा जाएगा, फिर l शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखा जाएगा, उसके बाद m। अब m में भी हम क्या करेंगे, s और p का अलग ग्रुप बना देंगे, d और f का अलग ग्रुप।
तो अब देखो इसमें तो F होता ही नहीं है, तो इसके सेकंड ग्रुप में कितने आएंगे, ओनली D के आएंगे। अब 4s 4p 4d 4f 4 थे, तो इसके हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप 4s 4p का, सेकंड ग्रुप 4d एंड 4f का। सिमिलरली 6 एंड 7 के लिए हम बनाएंगे। जरूरी नहीं कि सब में इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि डिपेंड करेगा आप कौन से एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट काउंट कर रहे हो। तो ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है, चाहे आप डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए काउंट कर रहे हो, चाहे आप sp के लिए कर रहे हो, चाहे आप f के लिए काउंट कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंज देम इन द ग्रुप सिस्टम। आप उसको इस ग्रुप सिस्टम से क्या करोगे, अरेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम ये मानेंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट। जैसे ये एक न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया, इसके बाहर शेल्स, तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट है वो क्या है, आउटर शेल या वैलेंस शेल। इसको हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। इसका जो अंदर वाला शेल होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो ये आपको P से डिनोट कर दिया। फिर पेनल्टीमेट के भी जो एक अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। और एंटी पेनल्टीमेट के अंदर चाहे एक है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, उनको हम क्या कहते हैं, इनर शेल्स कहते हैं। तो अब आउटर के भी जो बाहर हैं, जिसमें आप काउंट ही नहीं कर रहे, यानी कि जिस कंसर्न इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो उसको आपने आउटर माना, तो उसके जो नेक्स्ट आउटर हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो फिर ये वाला शेल और ये वाला शेल क्या हो जाएंगे, आउट से भी आउट, और ये खुद बन जाएगा आउटर शेल या वैलेंस शेल। ये पेनल्टीमेट बन जाएगा या एंटी पेनल्टीमेट बन जाएगा या इनर शेल बन जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, पहले हमें ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे नेवर कंट्रीब्यूट, वो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट NS और NP ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 0.35। यहाँ ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन NS में है या NS और NP में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो वो अपने आप को तो कभी भी रिपेल नहीं करेगा, बाकी के 4 ही तो करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो आप किसी एक की बात कर रहे हो तो इसका रिपल्शन किससे होगा, बाकी के 4 से होगा, ना कि खुद से होगा। तो जब आप इसकी काउंटिंग करोगे तो आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने, 4, क्योंकि आप एक की तो बात ही कर रहे हो। तो आप 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.35 से। ये 0.35 का जो फिगर है वो बाकी सारे शेल्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो 0.3 हम तब काम में लाते हैं जब आपका जो कंसर्न NS या NP है वो क्या है, 1s है। जब आप खाली हाइड्रोजन या हीलियम एक ही है और उसी में आप बात कर रहे हो तो हम क्या देखेंगे, फिर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1s के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.30 से, और बाकी के लिए 0.35 से। अब जो इसका इनर है मतलब पेनल्टीमेट शेल N-1 क्या होगा, पेनल्टीमेट शेल, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 0.85 से। तो ये देखो पेनल्टीमेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मीन्स इसके अंदर वाले शेल में, अगर इसके अंदर वाले शेल में 8 है तो आप क्या करोगे, 8 इंटू 0.85 कर दोगे, और इसके इनर शेल में क्या है, 6 है, तो आप 6 इंटू 0.85 कर दोगे। अब देखो जैसे आप इसकी बात कर रहे हो तो अब इसके इनर में ये पेनल्टीमेट हो जाएगा ना इसके लिए, तो आप ये पेनल्टीमेट शेल की बात करोगे। और अगर आप इसकी बात कर रहे हो इस इलेक्ट्रॉन की, तो फिर ये वाला शेल क्या होगा, पेनल्टीमेट शेल होगा। नेक्स्ट, अब जो ऑल इनर है पेनल्टीमेट के भी जो अंदर हैं, चाहे वो एंटी पेनल्टीमेट है और चाहे वो इनर है, ये सब इनर ही कहलाते हैं। मीन्स एंटी पेनल्टीमेट को भी हम क्या कहते हैं, इनर कहते हैं। तो क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट को भी 1 से करना है और इनर को भी किससे करना है, 1 से। तो बातें की हो गई, चाहे आप उसको एंटी पेनल्टीमेट कहो चाहे आप इनर कहो। तो देखो ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट बाय 1, तो यानी कि उनका रिपल्शन कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम किसमें काउंट करते हैं, NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। और अगर हमें
एनडी या एनएफ के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट काउंट करना है कि जो कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन है वो एनडी में है या एनएफ में है, इसमें से किसी ग्रुप में है या इस ग्रुप में है, तो इसके सेम ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और इनर वाले कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमें इन स्टेप्स को देखना पड़ता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप जो पहले हमने एनएस और एनपी के लिए लिखा था बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ हट जाता है। फोर्थ फिफ्थ की जगह ये आपका नया आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्स्थ स्टेप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉमन है दोनों के लिए, उसमें फोर्थ फिफ्थ है, इसमें क्या है सिक्स्थ। इसमें क्या करते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप लेफ्ट साइड, यानी कि कंसर्न जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इसमें है जिसकी बात कर रहे हो तो इसके इधर वाले तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं जो आउटर है, लेकिन जो इसके अंदर है इन सबका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। पहले क्या होता था कि जो सेम शेल में है उसका 0.35, वो यहाँ पे भी 0.35 है कि इसी शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और भी हैं कंसर्न के अलावा तो उस कंसर्न को हटा के बाकी वालों का हम काउंट करेंगे। लेकिन इसके अंदर की तरफ जितने भी हैं सबका कितना रहता है, 1 के बराबर रहता है। जबकि एनएसएनपी में हम यहाँ पे क्या लिखते थे, 0.85, तो और इन सब के लिए 1। तो ये थोड़ा सा दोनों में क्या है, कैलकुलेशन करने में चेंज आता है। तो देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप लेफ्ट साइड, जैसे अगर आपका कंसर्न इलेक्ट्रॉन 4s में है या आपका कंसर्न इसमें 4d में है या 3d में है या 4f में है, तो जो इसके राइट है वो तो करेगा ही नहीं, और जो इसके लेफ्ट है जितने भी ग्रुप्स, इन सब में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसी के अंदर इस ग्रुप में बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 0.35 से। तो ये दोनों के जो बेसिक स्टेप्स हैं करेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप के लिए शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू, ये मैंने फर्स्ट ए ग्रुप लिया एग्जांपल के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनका एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। अब हमने काउंट करना है, आपको एग्जाम में आया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट काउंट करो कि जो उसका वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है। तो आप पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप जब सिंपली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप 1:2, 2:2, 2p6 आफ्बो प्रिंसिपल से लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आफ्बो प्रिंसिपल से लिखने के बाद उसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट है कि आफ्बो से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इसको रीशफल करो कि एक शेल के सारे जो सबशेल्स हैं वो एक साथ आए, और फिर उसमें आप ग्रुप बनाएंगे NS NP एक साथ, ND और NF एक साथ। तो देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटेशियम का 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब रुबिडियम का क्या होता है, 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 मैंने आगे लिख दिया क्योंकि प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, 4:2 के बाद 3d10 लिखते हो। अब आप उस कॉन्फ़िगरेशन को रीशफल करेंगे और 3d को अंदर लिखेंगे, क्योंकि पहले एक साथ लिखेंगे 3 वाले सब, फिर 4s, 4p6 और 5s1। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये इसका 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और 4d10, 5s2, 5p6, 6s1। और सेम वे में मैं फ्रांसियम का लिख सकती हूँ। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। इसका मतलब एग्जाम में वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है आपसे। अब आप क्या करेंगे, जब ये खुद आउटर मोस्ट में है, क्या इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो इसका मतलब जो हमने 2 फॉर्मूले पिछले स्टेप्स में काउंट किए थे कि अगर हमें NS/NP के लिए काउंट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ND/NF के लिए काउंट करना है शील्डिंग इफेक्ट तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, S की, तो मैं कौन सा फॉर्मूला इम्प्लाई करूंगी, ये वाला फॉर्मूला इम्प्लाई करूंगी। अब इसमें आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे 1, नहीं, ये तो हमारा कंसर्न है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। क्या इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो इसका मतलब
आउटर वाला स्टेप इस पे नहीं लगेगा। सिमिलरली इन सब में आप क्या देख रहे हो कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके अलावा उस ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप किसी में भी लगने वाला नहीं है। अब पेनल्टीमेट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.85 से। तो आप पेनल्टीमेट सेलेक्ट करने से पहले इसके ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे होगा? ये 1:2 एक ग्रुप बनेगा क्योंकि ये 1 का है, ये 2s है। इसका 1:2 एक ग्रुप, 2s2 दूसरा, फिर 3s। पोटेशियम के लिए 1:2 फिर 2s2 एक साथ आएंगे और 2d तो होता ही नहीं तो मैं उसका भी एक अलग ग्रुप बनाती। फिर 3s2 और 3d में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 4s। लेकिन देखो रुबिडियम में क्या होगा? 1:2 2s2 3s2 3d10। 3d10 का अलग ग्रुप है, 4s2 का अलग ग्रुप है, फिर 5s। सिमिलरली इसके अंदर हम देखते हैं 1:2 2s2 3s2 3d10 4s2 4d10 5s2 एंड 6s1। ये ग्रुप्स बना लिए। तो वैलेंस के जो ठीक अंदर है वो क्या होता है? पेनल्टीमेट। तो देखो इसके अंदर क्या है? जस्ट लेफ्ट साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके भी अंदर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन इसमें 8 नहीं है। इसमें कितने हैं? 2। तो मैं इसके केस में 2 को मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 0.85 से। जबकि इन सब में मैं क्या करूंगी? 8 को मल्टीप्लाई करूंगी। ये देखो मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से, 8 को 0.85 से, 8 को 0.85 से और 8 को किससे किया? 0.85 से। फ्रांसियम वेरियम में भी क्या होता है कि अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल इनकी तरह, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.85 से। तो ये आपने देखा सब में ये फैक्टर कॉमन है। अब हम देखेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसके नंबर को 1.0 से। तो देखो ये तो पेनल्टीमेट था, इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, तो इसमें तो नेक्स्ट स्टेप लगेगा ही नहीं। लेकिन सोडियम के केस में इसको हमने 8 से किया, इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 2। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से और उसको ऐड कर दूंगी 8 इंटू 0.85 से। नेक्स्ट पोटेशियम की बात करें तो ये 8 तो क्या थे? पेनल्टीमेट, लेकिन ये 10 क्या है? इनर। तो मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से। सिमिलरली रुबिडियम में बात करो 8 पेनल्टीमेट थे और ये इनर शेल्स में कितने हैं? 28। तो मैंने 28 को मल्टीप्लाई किया 1 से। नेक्स्ट अगर हम सीजियम की बात करें तो 8 पेनल्टीमेट है और इनर शेल्स में कितने हैं? 46। तो मैंने 46 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। और अगर फ्रांसियम को देखेंगे तो इसमें 78 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इनर। तो मैं 78 इंटू 1 करके उसको क्या करूंगी? 8 इंटू 0.85 से ऐड कर दूंगी, तो आई विल गेट 84.80। तो अब मैं अगर इनका सबका शील्डिंग इफेक्ट काउंट करूं तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कितना आएगा? 1.7। जबकि इन दोनों को जोड़ के शील्डिंग इफेक्ट कितना आता है? 8.8। और इन दोनों को जोड़ के शील्डिंग इफेक्ट आता है 16.8। और सीजियम के केस में 34.8। सॉरी रुबिडियम के केस में, सीजियम के केस में आता है 52.8 और फ्रांसियम के केस में आता है 84.80। अब देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर आपसे शील्डिंग इफेक्ट पूछा गया है तो आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, आपने शील्डिंग इफेक्ट काउंट करके बता देना है कि इतना शील्डिंग इफेक्ट है। लेकिन वो कई बार आपसे पूछता है शील्डिंग इफेक्ट की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन मिल रहा है इफेक्टिवली, उसको काउंट करने के लिए जो हमारी स्लेटर्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगी? ध्यान दो कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था? 3 और शील्डिंग इफेक्ट कितना था? 1.7। तो आई विल गेट 1.3। तो इट मीन्स की जो इसका इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिल रहा है? 1.3 का। लेकिन सोडियम की बात करें तो 11 माइनस 8.8 तो कितना है? 2.2। फिर पोटेशियम की बात करें तो 19 माइनस 6.8 और इसके बाद हम रुबिडियम की बात करें तो 37.34.8 तो आपको मिल गया 2.2 और सीजियम में आपको मिलेगा 55 माइनस 52.8 2.2 और फ्रांसियम में इसकी वैल्यू अगेन 2.2। तो यहाँ देखो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है लिथियम के अलावा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका कितना ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितने ही इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सेम है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि इट अफेक्ट्स अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब काउंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, उसको रिमूव करना आसान होगा, या कमिंग इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन मिल रहा है उससे आप उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हो, या इसका शेयर्ड पेयर पे कितना अट्रैक्शन रहेगा उससे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी काउंट करते हो। तो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यूज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में जो ओनली फैक्टर होता है वो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन की, ये किसके लिए की मैंने, फर्स्ट ए के लिए। लेकिन अगर मुझे सेकंड ए के लिए मींस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के लिए मुझे काउंट करना है, हाउ विल आई काउंट? क्योंकि आप कैलकुलेशन आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके और खुद देख सकते हैं, उसको बाद में भी देख सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे आपको अवेलेबल रहेगा है। तो ये देखिए मैंने सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से इंक्रीज होते हैं। अब अगर हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो हम क्या देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे शेल्स का नंबर 2 ही है, 1 और 2, और उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, इसी तरह से 2p2, देन 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6 लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अगर हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे तो 1 का अलग ग्रुप बनेगा, 2 का अलग बनेगा। तो ये 1s2 अलग है, 2s1 का ग्रुप अलग, 1s2 2s2, 1s2 फिर 2s2 2p1। इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको रोक के 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखना है कि जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किस में है, या तो 2s में आता है या 2p में आता है। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है वो s में है या p में है। तो अब वो फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कंसर्न इलेक्ट्रॉन 1 है और इसके अलावा सेम शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए 0 × 0.35। फिर यहाँ पे कंसर्न के अलावा 1 है तो 1 × 0.35, फिर 2 × 0.35। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। जबकि इनर शेल में देखो सब में ही 1s2 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 सब में नंबर 2 है, और उसको हम इनर शेल को यानी कि पेनल्टीमेट शेल को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.85 से। तो यहाँ देखो मैंने 2 × 0.85 सब में ही लिख दिया है। अब अगर मैं इसकी शील्डिंग इफेक्ट की काउंटिंग करूं तो इट कम्स 1.7 फॉर लिथियम, 2.05 फॉर बेरिलियम, 2.40, 2.75, 3.10, 3.45, 3.80 एंड 4.15। तो आप क्या देखते हो, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे शील्डिंग इफेक्ट की जगह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछते हैं, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, जेड में से माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका जेड की वैल्यू क्या है, न्यूक्लियर चार्ज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब मैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करती हूँ तो वैल्यू कम्स 1.3, 1.95, 2.60, 3.25, 3.90, 4.55, 5.2 एंड 5.85। आप क्या देख रहे हो, वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही थी। तो अब इट मीन्स सेकेंड पीरियड में जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो नेट क्या होगा, नेट डिपेंड करेगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो हम देखते हैं जेड डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट, जेड ग्रेटर देन है शील्डिंग इफेक्ट से। देखो जेड आप पूरा 1 से इंक्रीज करते हो, 3, 4, 5, 6, जबकि शील्डिंग इफेक्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है, ओनली 0.35 से। यहाँ 1.7 था, यहाँ 2.05। इट मीन शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, जेड। तो इसीलिए जेड स्टार, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जेड स्टार की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको ग्रुप में वेरिएशन बताया था उसमें क्या था, टॉप टू डाउन आने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, जेड इंक्रीज करता है,
शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है वहां पे भी, लेकिन दोनों इक्वली इंक्रीज करते थे। वो अगर 18 से इंक्रीज हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी 18 से इंक्रीज होता था, इसीलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट आता था। अब इससे हमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर ग्रुप में शेल्स इंक्रीज होते हैं और उन शेल्स पे जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या था, सेम था। तो शेल इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होता है, जबकि इसमें आप क्या देख रहे हो, सब में शेल्स जो है वो 2 ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज होने से वो शेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंदर की तरफ और इसीलिए साइज जो है डिक्रीज होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं। अगर एनडी या एनएफ में इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दो, मैंने 2 एग्जांपल लिए, मैग्नीज, जिंक। मैग्नीज और जिंक में आपको 2 क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करने हैं कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन को कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है दोनों ही केस में, और डी में जो इलेक्ट्रॉन है 3d में इसको कितना अट्रैक्शन या कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है। तो देखो डी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दो, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दोनों का, फिर आप इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 4s की बात करेंगे तो हमें सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट काउंट करना होता है। कंसर्न इलेक्ट्रॉन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन और है दोनों ही केस में, तो मैं 1 into 0.35 1 into 0.35 करूंगी। फिर पेनल्टी वेट कितना है, मैग्नीज के केस में 5 और जिंक के केस में 10, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी 0.85 को। इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो दोनों में 18 सेम है, तो मैं 18 into 1 18 into 1 और इसको मैं काउंट करती हूँ, इट कम्स 22.60 26.85। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज 25 और 30। मैंने इसमें इन वैल्यूज को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, आई गॉट 2.40 एंड 3.15। इसका मतलब मैग्नीज में जो 4s का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ओनली 2.40, और जिंक में कितना है 3.15। हम देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का होल्ड 4s के इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज हो रहा है। जब मैं 3d की काउंटिंग करूंगी तो आई विल नॉट काउंट दीज इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये इससे आउटसाइड है। अब यहाँ कंसर्न के अलावा कितने हैं 4 और इसमें कंसर्न के अलावा कितने हैं 9। तो मैंने यहाँ इस फॉर्मूले में, अब यही मेरा आउटर हो गया, तो मैं 4 into 0.35 करती हूँ और यहाँ पे मैं 9 into 0.35 करती हूँ। और इनर को मल्टीप्लाई करना है 1.0 से, तो दोनों में 18 है तो मैंने 18 into 1 18 into 1 कर दिया, तो आई गॉट 19.40 एंड 21.15। तो माइनस 19.40 30 माइनस 21.15, आई विल गेट 5.60 एंड 8.85। जो मैग्नीज का डी इलेक्ट्रॉन्स हैं पांचों, इनको कितना फोर्स मिल रहा है 5.60, जबकि जिंक को कितना मिल रहा है 8.80। तो वी कि डी ब्लॉक में भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड भी इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, जेड। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्लेटर्स रूल। क्वेश्चन दे ही देती हूँ कि गैडोलिनियम में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और 4f के लिए आप कैलकुलेशन करके बताओ। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख के दूंगी, तो आप खुद करना और उसको चेक करना। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।